गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आई होप सभी ने आपने सॉल्व किया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, सब लोग प्लीज चेक करना कि आप लोगों ने सही किया है या फिर गलत। और फिर आज कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करने की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर से, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। चलो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमें फाइंड करना है सर रेवेन्यू डेफिसिट। तो फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अगर मैं बात करूं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, सर वो मुझे डायरेक्टली गिवन है कितना? 110। अब मैं देखता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन है क्या अपन वहीं पे? सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहीं पर भी गिवन नहीं है। याद करो जब मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट बताए थे तो गवर्नमेंट की दो तरह की रेवेन्यू इनकम थी, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो मैं इसको और तोड़ देता हूं, दैट इज टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 110। अब टैक्स रेवेन्यू मुझे गिवन है कितना बेटा? 5050। और नॉन टैक्स रेवेन्यू वो भी मुझे गिवन है कितना बेटा? 3030। तो बच्चों ये हो गया 110 माइनस 80, दैट इज ₹30। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है बेटा अपना? 3030। नेक्स्ट अपन फाइंड करेंगे बेटा फिस्कल डेफिसिट। तो पहले चेक करो कोई बोरोइंग्स गिवन है क्या अपन को? सर गिवन नहीं है। तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड टीआर क्या होता है सर? रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। तो हम बच्चों देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है। मुझे गिवन है कितना बेटा? 210। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे पास है कितना बेटा? 110। अगर मैं बात करूं बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो मैंने अभी ऊपर निकाली थी बेटा कितनी? 8080। और कैपिटल रिसिप्ट मुझे गिवन है कितना बेटा? 140। देखो एड ऑन करते हैं बेटा, ये आ गया 320 माइनस, और ये कितना हो गया सर? 320 माइनस 220, तो ये आ गया ₹100। क्या निकल कर आया बेटा मेरा फिस्कल डेफिसिट? कितना आया बच्चों? 100। तो देखो कितनी आसानी से अपन ने रेवेन्यू डेफिसिट भी फाइंड कर दिया और फिस्कल डेफिसिट भी फाइंड कर दिया। और थर्ड क्या सॉल्व करना था बेटा अपन को? प्राइमरी डेफिसिट। अब सर ये तो कितना आसान हो गया हमारे लिए। याद करो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बेटा फिस्कल डेफिसिट कितना निकाला मैंने? 100। और इंटरेस्ट पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितना है बेटा? वो 2020। तो बेटा मेरा प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया? 8080। तो आई होप आपको तीनों आए हो और आप सभी के तीनों आंसर सही होंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर बच्चों? यस सर। और आगे अपन चलते हैं और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। हमें हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो बहुत स्ट्रांग बनाना है बेटा, कुछ भी हो जाए कि न्यूमेरिकल तो हमारे कभी गलत ना हो। ठीक है सर, और आगे चलते हैं। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या? फाइंड क्वेश्चन 7, फाइंड फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आपको बच्चों ये दो चीजें निकालनी है, क्या क्या? एक तो फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। अब इंफॉर्मेशन की मैं अगर बात करूं तो क्या क्या गिवन है आपको? आपको बच्चों गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना गिवन है बेटा? 70,000। आपको गिवन है बेटा बोरोइंग्स, बोरोइंग्स कितना गिवन है बेटा आपको? 15,000। नेक्स्ट गिवन है बेटा आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स, वो कितना गिवन है बेटा? 50,000। फिर नेक्स्ट गिवन है आपको इंटरेस्ट पेमेंट, कितना बेटा? 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। क्या क्या निकालना है सर आपको? फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हम फाइंड करते हैं बेटा फिस्कल डेफिसिट। तो कितनी आसानी से हम सॉल्व करेंगे सर। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, बट वहां पे हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सर डायरेक्टली बोरोइंग्स गिवन है। तो हम दूसरा वाला लगा देंगे बेटा, फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट आर बोरोइंग्स। तो बेटा बोरोइंग्स कितनी गिवन है मेरे को? 15,000। तो बेटा मेरा फिस्कल डेफिसिट तो बहुत ही इजीली आ गया, कितना है बेटा?
₹15,000। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है बेटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो फॉर्मूला लगाओ बेटा, प्राइमरी डेफिसिट का क्या था सर, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल मेरे पास है कितना, 15,000। और इंटरेस्ट की हम ढूंढे तो हमने इंटरेस्ट गिवन तो है, वो बोला 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो सर पहले मुझे रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट के अंदर क्या निकालूंगा बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या था सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बोलो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैंने 70,000 और रेवेन्यू रिसिप्ट की मैं बात करूं कितना की बने बेटा, 50,000। तो बड़ी ही आसानी से मेरा 20,000 क्या निकल गया बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका 25% क्या होगा मेरा, इंटरेस्ट। तो मैं निकाल लेता हूं बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं सर, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट दैट इज 1/4। कितना आया बेटा मेरा, वो 5,000। तो इंटरेस्ट भी मेरा निकल गया बेटा कितना, 5,000। और इस इंटरेस्ट को मैं यहां पुट कर देता हूं तो बेटा कितना आएगा मेरा प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज ₹10,000। तो बड़ी ही इजीली हमने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया। बेटा क्या क्या निकाला अपन ने, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट अपन एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आ जाइए, चलिए। क्या क्या निकालना है सर, वही एक तो आपको निकालना है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट, एक आपको निकालना है बेटा फिस्कल डेफिसिट। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। क्या क्या, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या गिवन है सर। टैक्स रेवेन्यू गिवन है मुझे, टैक्स रेवेन्यू गिवन है कितना बेटा, 1,000। सेकंड में बात करूं, नॉन टैक्स रेवेन्यू गिवन है मेरे को कितना बच्चों, 150। नेट बोरोइंग्स, नेट बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट। जैसे बोरोइंग देखते होंगे ना तुम्हारे दिल में खुशी होती होगी, बोले कितने मजे हो गए, फिस्कल डेफिसिट तो डायरेक्टली ही गिवन है। एक बेटा बोला इन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स कितना है बेटा, डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स 5050। नेक्स्ट इन्होंने बोला बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैंने आपको 1500। नेक्स्ट इन्होंने बोला बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बेटा मुझे गिवन है कितना, 480। चलो सॉल्व कीजिए बेटा, क्या क्या निकालना है सर, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। सर हम स्टार्ट करें, सर ये आप मत करो, ये हम खुद करेंगे। मैंने कहा आप ही को करना है, मैं तो केवल आपके लिए हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट होता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मुझे क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर डायरेक्टली गिवन है, तो मेरे मजे हो गए। कितना गिवन है बेटा, 1500। और रेवेन्यू रिसिप्ट की मैं बात करूं सर वो गिवन नहीं है, तो याद करो अपन ने इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया था। क्या क्या सर, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है सर, आपकी हम बात मान लेते हैं और हम इसमें टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेटा टैक्स रेवेन्यू कितना है 1000 और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 150। तो बेटा मैं 1500 में से 1150 को माइनस करूंगा तो बेटा ये कितना निकल कर आएगा सर, ₹350। चलो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट तो निकल गया। सर अब क्या निकालना है, मैंने कहा बेटा बहुत हार्ड है। क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। तो आप चालू हो गए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। मैंने कहा रुको रुको, इधर देखो ये बोरोइंग्स गिवन है ना, तो क्यों इतना कष्ट लेते हो, डायरेक्ट क्या करो बेटा बोरोइंग्स की वैल्यू पुट कर दो। कितनी है सर वो, ₹780। लो फटाफट से हमारा फाइंड हो गया बेटा क्या, रेवेन्यू डेफिसिट भी और फिस्कल डेफिसिट भी। बोलो आया या नहीं आया सर, एकदम बढ़िया तरीके से आ गया।
अब हम थोड़े न्यूमेरिकल्स के बाद वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई करने वाला कि सर पहचान कौन, क्या खेलेंगे हम, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन जो हम करने हैं थ्योरेटिकली, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये रेवेन्यू डेफिसिट है या फिस्कल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो देखो क्वेश्चन बोलता है इज द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको फाइंड करनी है और रीजन भी लिखना है कि अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्यों है, अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्यों है। चलो देखो दो चीजें गिवन है बेटा। फर्स्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कितना बेटा, सॉरी नेक्स्ट गिवन है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स। देखो अब आपको इन दोनों को पहचानना है, बताओ कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बच्चे क्या करते हैं, बोले कौन सीखेगा, लप्पे लगा दो, एक ने लप्पे में दोनों रेवेन्यू बोल दिए, एक ने लप्पे में क्या दोनों कैपिटल बोल दिए। क्यों ऐसा कष्ट लेते हो, सीखते हैं ना। डेफिनेशन याद है आपको, बिल्कुल सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं डिफाइन करता हूं। देखो याद है अपन ने सब में क्या लिखा था, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी। एक्सपेंडिचर मतलब पैसे का जाना। अब मैं जमीन खरीदूंगा तब पैसा जाएगा या जमीन बेचूंगा, सर जमीन खरीदोगे तब पैसा जाएगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेरा एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो एसेट बढ़ेगा ना ही लायबिलिटी कम होगी। तो देखो हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। सरकार ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए पैसा खर्च किया, क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट बढ़ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर। क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो रही है यहाँ पे? नहीं सर। तो बेटा ये वाला कौन सा हो गया सर, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि सर ना तो एसेट बढ़ रहा है ना लायबिलिटी कम हो रही है। तो क्या लिख के आओगे, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नाइदर कॉज राइज इन एसेट और नॉर डिक्रीज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। चलो अगला पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर खरीदने से क्या गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है? सोचो सोचो, बिल्कुल सर, कंप्यूटर क्या है, एसेट है, और जैसे ही गवर्नमेंट कंप्यूटर परचेज कर रही है उनका एसेट बढ़ रहा है। तो बेटा ये क्या होगा, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितनी देखो ये डेफिनेशन साइड में लिख लो और चेक करो कि एसेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, लायबिलिटी कम हो रही है नहीं हो रही। अब अपने आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। तो लिख के आना, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग एसेट is a capital expenditure because purchasing computer is a capital expenditure because this result in the creation of asset for the government। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। सर और प्रैक्टिस करवाओ, मैंने बिल्कुल, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इस पार्ट को भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला इज द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है सर, आप कहते हो तो हम कोशिश करते हैं। मैं लिखता हूं, पहला तो बोला इन्होंने बेटा टैक्स रिसिप्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स, और नेक्स्ट इन्होंने बोला बेटा डिसइन्वेस्टमेंट। चलो बच्चों आइडेंटिफाई करो। फिर लप्पे लगाने लग गए? नहीं, लप्पे नहीं लगाना। क्या करेंगे सर, पहले डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं वही एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी। अब पैसा कब आएगा, जमीन बेचेंगे तब पैसा आएगा। मतलब सर यहां तो एसेट कम होगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, यहां पर ना तो एसेट कम होगा ना लायबिलिटी बढ़ेगी। तो बताओ टैक्स रिसिप्ट, जब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा आता है क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हो रहा है? नहीं सर। क्या गवर्नमेंट ने किसी से उधार लिया है? नहीं सर। ना एसेट कम हो रहा है ना लायबिलिटी बढ़ रही है। तो बेटा टैक्स रिसिप्ट किसका एग्जांपल है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट का। क्या लिख के आऊंगा बेटा, टैक्स रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इट नाइदर रिड्यूस एसेट और नॉर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको बताया था डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब पब्लिक कंपनी अपने शेयर को प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट।
क्या डिसइन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, यहां पर गवर्नमेंट ने अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा? कैपिटल रिसिप्ट्स का। और एग्जांपल क्या लिख के होंगे? डिसइन्वेस्टमेंट सिंपली रेफर्स टू द कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। दो कितनी आसानी से अपन ने इसको भी सॉल्व कर लिया कि आइडेंटिफाई करो ये आरआर है या सीआर है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सर कुछ एक और कराओ। मैंने कहा ठीक है, इतना तुम मुझे फोर्स कर रहे हो ना, तो मैं एक दो और प्रैक्टिस करवा देता हूँ जिससे आपकी कमांड पूरी तरीके से अच्छी हो जाए। चलो बच्चों देखो, इन्होंने लिखा स्टेट वेदर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चों आपको पता लगाना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल तो दो। मैंने कहा ठीक है, तो लिखो बेटा एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, दूसरा इन्होंने लिखा बच्चों क्या? एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज। बिल्डिंग अ ब्रिज। तो आप आइडेंटिफाई करो, फिर वही वाली बात सर लिख लो डेफिनेशन, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी वही एक्सपेंडिचर। जमीन बेचेंगे या खरीदेंगे? सर जमीन खरीदेंगे तब पैसा जाएगा, तो यहाँ एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी कम होगी। यहाँ पर ना एसेट बढ़ेगा ना लायबिलिटी कम होगी। तो देखो जब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे खर्चा करती है तब क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट बढ़ रहा है? नहीं सर। क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है? नहीं सर। तो ये सिंपली क्या हो गया बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया तो सर बिल्कुल गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चों? रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको सारे के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस और हैं, वो भी मैं आपको कराता हूँ, फिर उसको करने के बाद अपन उसको वाइंड अप कर देंगे। चलो बच्चों ठीक है, देखते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है। मैं लिखता हूं बेटा चीजें। सबसे पहले मैंने बोला रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स। सेकंड में बोलता हूं बेटा प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। थर्ड में बोलता हूं बेटा आपको बोरोइंग्स। मैं और बोलता हूं बेटा आपको फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अ MNC मल्टीनेशनल कंपनी फॉर विक्टिम्स इन फ्लड। जो फ्लड में विक्टिम थे उनको फाइनेंशियल हेल्प दी MNC ने। सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है सर। और मैंने कहा लिखते जाओ डिविडेंड पेड सर। और मैंने कहा लिखो बोरोइंग्स फ्रॉम IMF, बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मनी फंड दैट इज IMF। अब आपको फाइंड करने हैं कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट। सर बड़े सारे दे दिए आपने। मैंने कहा कुछ भी डरने की बात नहीं है। आप तो क्या करो, सिंपली इनको डिफाइन कर लो RR और CR। वो लिखो बेटा एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी। पैसा कब आएगा सर? जमीन बेचेंगे, तो यहाँ एसेट कम होगा लायबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ ना तो एसेट कम होगा ना लायबिलिटी बढ़ेगी। बोलो रिकवरी ऑफ लोन्स। जब गवर्नमेंट लोन की रिकवरी करती है तो क्या उनका एसेट कम हो रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है? सर रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस तो आपने जब कैपिटल रिसिप्ट पढ़ाया था ना, वहां पे 4 एग्जांपल पढ़ाए थे। यहां पर गवर्नमेंट का क्या होता है? एसेट कम होता है। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है।
फिर नेक्स्ट आता है बेटा प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ? नो सर। क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ी? नो सर। तो ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है बेटा बोरोइंग्स। क्या बोरोइंग से गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है? नो सर। क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है? बिल्कुल सर। तो ये किसका एग्जांपल है? कैपिटल रिसिप्ट। सर यहां गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो कितनी आसानी से अपन लोग कर रहे हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, अपने आप सॉल्व होंगे। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एमएनसी फॉर विक्टिम इन फ्लड। तो जब फाइनेंशियल हेल्प अपन को मिल रही है, क्या एसेट कम हुआ? नहीं सर। क्या लाइबिलिटी बढ़ी? नहीं सर, वापस नहीं चुकाने होते। तो ये क्या हो गया हमारा? रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट बोलता है, ये तो सर दिख ही रहा है, सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। सर यहां पर गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। तो आई होप बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देख लो बेटा आप लोग, डिविडेंड पेड। ना एसेट कम हो रहा है ना लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये क्या है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लास्ट आता है बेटा बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ। कोई बोरोइंग क्या है सर? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ाती है, तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कितनी आसानी से अपन ने ये वाले पार्ट भी सॉल्व आउट कर लिया। तो देखो अपन ने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, 4 मार्क्स में थ्योरेटिकली ही पूछ लेते हैं। तो मतलब आप देख रहे हो जो अपन ने पढ़ा है वो यहाँ काम आ रहा है कि एसेट बढ़ना, लाइबिलिटी कम होना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, कैपिटल रिसिप्ट्स का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अपन ने इस चैप्टर को दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया। बड़ा अच्छा चैप्टर अपन ने फिनिश किया, दैट इज गवर्नमेंट बजट। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा और चैप्टर में मजा आया होगा। अब अपन मैक्रो में बचा है अपना एक चैप्टर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज तो एक या 2 क्लास का चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है। एडीएस भी सिंपल चैप्टर है। और इंडिया में बचे अपने 2 चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी फॉर द पीरियड 1950 टू 1990 एंड आफ्टर 1991, दैट इज एलपीजी, liberalization, privatization and globalization. तो in the next class we are going to start with the remaining chapters of Indian economy. उसको हम वाइंड अप करते हैं 31 अक्टूबर तक एनी हाउ। फिर से अपन मैक्रो पे आते हैं, तो टिल दिवाली अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड आफ्टर दिवाली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर रिविजन। हम फिर हमारा रिविजन वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू 24/7। प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।